हेलो फ्रेंड्स, सूर्य का प्रथम भाव का फल, इस पर चर्चा करेंगे आज। और न सिर्फ चर्चा करेंगे, मैं इसका बहुत गहन विश्लेषण करने की कोशिश भी करूंगा। कहाँ तक आपके काम आएगा मेरा बताया हुआ, ये आप लोग निर्णय करेंगे। और जहाँ तक ज्योतिष के नए छात्रों का सवाल है, उनके लिए शायद ये वीडियो बड़े काम का होगा, अगर वो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली बताया क्या जा रहा है। नॉर्मल जनरल फलादेश से शुरू करता हूं। मेष लग्न को उदाहरण के तौर पे लिया है और सूर्य प्रथम भाव में, सूर्य प्रथम भाव में मेष लग्न में, तो हमने जो ध्यान देना है वो सूर्य पंचमेश होकर लग्न में बैठा हुआ है। इसका फलादेश क्या होगा? नॉर्मली प्रथम भाव में सूर्य हो तो जातक थोड़ा गुस्से वाला होता है, जातक के अंदर वर्चस्व की भावना बलवती होती है। प्रथम भाव सूर्य का कारक भाव भी है, यानी सूर्य प्रथम भाव का कारक होता है और मेष लग्न में उच्च का भी होता है 10 डिग्री तक। अब इसका फलाफल जो जनरल तौर पे होगा वो यहाँ ये होगा कि पंचमेश का लग्न में जाना अपने आप में एक छोटा मोटा राजयोग कहलाता है। हमने फलादेश कैसे करना है? पंचमेश से क्या देखा जाता है, पंचम भाव से क्या देखा जाता है? कला, रोमांस, खूबसूरती, इंटेलेक्ट यानी कि इंटेलेक्चुअल बुद्धि, बुद्धिमत्ता का विचार भी पंचम भाव से करते हैं। प्रथम से देह जातक खुद, तो पंचमेश का यहाँ उच्च हो जाना पंचम भाव के फलों को निश्चित तौर पे बूस्ट करता है। खास करके अगर सूर्य यहाँ 10 डिग्री तक अगर रह रहा है केतु के नक्षत्र में, तो पंचमेश अगर लगन में होगा तो जातक शिक्षा के मामले में लकी होगा, यानी कि उसका शिक्षा का स्तर अच्छा हो सकता है, बुद्धिमान होगा और सूर्य प्रथम भाव में होने की वजह से जातक के अंदर तेज होगा। अब इसका सूक्ष्म फलाफल कैसे निर्देशित होगा, कैसे निर्धारित करेंगे? हमें एग्जैक्ट पॉइंट पे उतरना होता है कभी कभी कि क्या देगा। अब पंचम भाव से संतान भी देखते हैं, संतान का भी भाव है और ये संतान का विदेश गमन का भाव भी कहलाता है। खैर, ये दूसरी तरफ चली जाएगी चर्चा, मैं यहाँ कंसंट्रेट करूं अभी। सूर्य यहाँ केतु के नक्षत्र में अगर है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार ये फलाफल है। जनरल जो मैंने बता दिया 2 लाइन का, उसके बाद इसके आगे जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा वो कृष्णमूर्ति पद्धति के नियम के अनुसार करूंगा। अब कृष्णमूर्ति पद्धति का पहला नियम जो है वो ये है कि कोई भी ग्रह अपना फलाफल अपने नक्षत्र के आधार पर देता है, यानी नक्षत्र लॉर्ड जहां बैठा होता है वहां का फल पहले देता है। तो यहां देखिए आप, सूर्य अगर केतु के नक्षत्र में है, यानी मेष लगन में 13 डिग्री 20 कला तक अगर सूर्य है तो वो केतु के नक्षत्र में कहलाएगा। अब आपको इसके फलादेश को समझने के लिए केतु कहां बैठा है इस पे ध्यान देना होगा। मान लीजिए केतु भी प्रथम भाव में बैठा है सूर्य के साथ, तो सूर्य के साथ केतु का योग निश्चित तौर पे सूर्य के फलों को थोड़ा सा खराब करता है। यहाँ राहु की दृष्टि सूर्य पे जो पड़ रही है ये भी सूर्य को प्रभावित कर रही है और केतु का सूर्य के साथ होना सूर्य को प्रभावित कर रहा है, यानी कि फलों में कुछ नेगेटिविटी आती है। लेकिन सूर्य का केतु के नक्षत्र में होना, केतु के साथ होना, जातक की आत्मा जो होती है, सूर्य चूंकि आत्मा का कारक है और स्थिर आत्म कारक कहलाता है,
तो जातक की आत्मा जो होती है वो बड़ी शुद्ध होती है केतु के नक्षत्र में होने की वजह से। अब केतु प्रथम भाव में है तो इसका फलाफल ये होता है कि सूर्य अगर केतु के नक्षत्र में, केतु प्रथम भाव में है, तो पंचमेश का यहाँ होना, स्ट्रांगली पंचम भाव का संबंध लग्न से बन रहा है, संतान के साथ अच्छा संबंध, और धन के मामले में कुछ कमी का इंडिकेशन करता है, क्योंकि केतु यहाँ धन स्थान से द्वितीय भाव में है, यानी धन स्थान से केतु व्यय स्थान पे है। अब इस फल को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आपको जिस बात पे ध्यान देना है वो है सूर्य का सबलॉर्ड। सूर्य का सबलॉर्ड अगर शुक्र है, मतलब केतु के नक्षत्र में होते हुए सूर्य अगर शुक्र के सबलॉर्ड में है, तो फिर ये सूर्य कुछ धन देने की प्रॉमिस करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र के सबलॉर्ड में होते हुए शुक्र अगर एकादश में बैठा है तो ये धनदायी स्थिति बन जाती है। अब यहां सूर्य अगर अपने ही सबलॉर्ड से कनेक्शन बना रहा है, यानी केतु शुक्र उसके बाद सूर्य, तो पंचम भाव से संबंध और मजबूत बनेगा, लग्न का जातक खूबसूरत होगा, लेकिन उस खूबसूरती में कोई ना कोई दाग जरूर मिलेगा। फोरहेड पे दाग हो सकता है, चेहरे पे दाग हो सकता है, कोई कट का निशान हो सकता है। तो इसी तरह ब्लेंडिंग्स करनी है, इसी तरह समझना है कि फलाफल में अंतर कैसे आ रहा है। इसी तरह चंद्रमा के सबलॉर्ड में अगर ये सूर्य होगा केतु के नक्षत्र में होते हुए, केतु प्रथम भाव में है, तो चंद्रमा जो है चतुर्थेश है, तो इसी सूर्य का संबंध चतुर्थ भाव से बन जाएगा। सूर्य अगर चंद्रमा के सबलॉर्ड में है और चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी नहीं है, चंद्रमा यहाँ स्वग्रही है, चंद्रमा अष्टम में है या चंद्रमा द्वादश में है, तो संतान संबंधी समस्या पैदा कर सकता है। ये फलादेश वेरिएशन इस तरह से होता रहेगा, एक ही नक्षत्र होते हुए उसके सबलॉर्ड के परिवर्तन की वजह से ये फलादेश में परिवर्तन आएगा। धन संबंधी स्थिति निश्चित तौर पे थोड़ी सी कम होती है केतु के नक्षत्र में होने की वजह से, और चंद्रमा के सबलॉर्ड में अगर है और चंद्रमा की स्थिति अगर स्वग्रही है और चंद्रमा अगर द्वादश अष्टम में है, तो फिर संतान संबंधी समस्या भी इंडिकेट कर देगी। अब चंद्र के बाद मंगल का सबलॉर्ड होता है। मंगल भी अगर अच्छी स्थिति में अगर नहीं है, अगर अष्टम में है, भले ही स्वग्रही होता है मंगल अष्टम में मेष लग्न में, लेकिन मंगल अगर अष्टम में है तो यहाँ 5-1-5-8 का संबंध जो बनता है ये भी संतान से संबंधी मामले में अच्छा फल करने की प्रॉमिस नहीं करता। हाँ, जातक को बुद्धिमान बनाता है, इंटेलेक्चुअल बनाता है, उसकी बुद्धि का स्तर साधारण लोगों से काफी ऊंचा होता है। अब मंगल के बाद अगर राहु के सबलॉर्ड में है केतु के नक्षत्र में होते हुए सूर्य, तो ये स्थिति सूर्य के लिए अच्छी नहीं कहलाती है। इंटेलिजेंट होते हुए भी जातक ऐसी गलती कर देगा जिसका खामियाजा भुगतता रहेगा वो। अगर राहु की स्थिति, राहु की प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं है, यानी राहु छठे भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठा है, तो ये फल ज्यादा बुरा होगा। धन संबंधी मामले में ये सूर्य अच्छी प्रॉमिस नहीं करेगा। और ये प्रॉमिस कैसे नहीं करेगा, ये अपनी दशा अंतरदशा में ये फल परिलक्षित होते हैं। बृहस्पति के अगर सब लॉर्ड में है केतु के नक्षत्र में होते हुए, तो ऐसा जातक साधु प्रकृति का हो सकता है। अब साथ ही बृहस्पति की अगर स्थिति, प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो और अच्छी बात है। शनि के सब लॉर्ड में अगर होता है केतु के नक्षत्र में होते हुए और शनि की प्लेसमेंट अगर 6-8-12 में नहीं है, तो जातक धन संबंधी मामले में कुछ सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर छठे भाव में शनि बैठ जाता है तो ये नौकरी के लिए अच्छा है, यानी शनि दशमेश है, एकादशेश है, तो ये नौकरी संबंधी मामले में ये अच्छा फल कर सकता है। शनि के बाद अगर बुध के सब लॉर्ड में केतु के नक्षत्र में होते हुए अगर बुध के सब लॉर्ड में अगर आता है सूर्य, तो ये स्थिति जातक को रोग संबंधी मामलों में अच्छा फल नहीं करती। यानी
जातक का कोई ना कोई ऐसा रोग हो सकता है जो उसे आजीवन सालता रहे, ये स्थिति बन सकती है। अब सूर्य केतु के ही नक्षत्र में है मान लीजिए, क्योंकि केतु से बुध तक आके खत्म हो गया सब लॉट का, मतलब केतु के नक्षत्र में होते हुए बुध के सब लॉट तक आते आते केतु का नक्षत्र खत्म हो जाता है। अभी मैं केतु पे ही रुका रहूंगा, शुक्र के नक्षत्र का फल मैं बाद में बताऊंगा। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ प्रथम भाव में है और केतु यहाँ सेकंड हाउस में है, केतु यहाँ बैठ गया। तो स्थिति क्या बनती है? स्थिति ये बन रही है, पंचमेश लग्न में है, जिसके नक्षत्र में है उसका संबंध द्वितीय भाव से बन गया है। ये स्थिति जातक को जुआ, फटका, शेयर मार्केट से लाभवान बनाने की प्रॉमिस करती है। केतु अगर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो जातक की वाणी अच्छी हो सकती है। पंचमेश का द्वितीय से अगर संबंध बन जाता है और यहाँ किसी तरह से केतु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि जातक को भजन गाने वाला गायक बना सकती है, यानी कि धार्मिक भजन। शुक्र की युति, और चूंकि केतु यहाँ शुक्र के ही राशि में बैठा हुआ है, शुक्र की युति भी अगर हो जाती है तो जातक रोमांटिक गाने गा सकता है, गजल गा सकता है। इसी तरीके से एक बात मैं और बताता चलूं, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो जैसा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नियम के अनुसार भावेश का भी अपना एक रोल होता है। मंगल कमजोर नहीं होना चाहिए सूर्य के अच्छे फलों को निचोड़ने के लिए, ये बात याद रखनी है। इसी तरह केतु के नक्षत्र में होते हुए शुक्र के सब लॉर्ड में अगर है तो शुक्र की पावर को भी समझना जरूरी है। किसी से भी संबंध बन रहा है, किसी भी ग्रह से संबंध बन रहा है तो उस ग्रह की पावर को जरूर कंसीडरेट कीजिए। अगर वो ग्रह जिसके नक्षत्र में या जिसके सब लॉर्ड में है वो अगर कमजोर है, सडबल में वीक है, अस्त है, वक्री है, तो फिर फलों में वेरिएशन आ जाता है। फल वो नहीं होंगे जो सीधे डंडे से आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। केतु यहां बैठा है, शुक्र के सब में ना होते हुए सूर्य के सब में है, तो फिर वही 1 2 5 का संबंध रोटेट हो रहा है, तो धन संबंधी मामले के लिए अच्छा है। ये शेयर मार्केट, फटका बाजार के लिए अच्छा है। उसके बाद केतु के नक्षत्र में होते हुए अगर सूर्य के बाद चंद्रमा का सब लॉर्ड आता है, केतु के नक्षत्र में होते हुए अगर चंद्रमा के सब लॉर्ड में अगर सूर्य है और चंद्र अगर स्वग्रही है यहाँ, तो फिर माता का लाभ इंडिकेशन करता है और जातक जमीन जायदाद खरीदने में, यानी जातक जमीन जायदाद खरीदने में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। चतुर्थ भाव से यहाँ संबंध बनना चंद्रमा के सब में होने के साथ जातक के लिए अच्छा है। लेकिन यही अगर चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है तो जातक की जमा पूंजी लॉस होने का इंडिकेशन करती है। ये दोस्तों वीडियो सीधे सीधे फलादेश है, यानी ये वीडियो मैं इस तरीके से डाल रहा हूं जिसके भी मेष लग्न में प्रथम भाव में सूर्य बैठा हुआ है वो इस वीडियो से अपने सूर्य का फलाफल काफी साफ तरीके से देख सकेंगे। यानी कि इस वीडियो में मैं इतना ही खुल के और पूर्ण रूप से विश्लेषण में कर दूंगा कि प्रथम भाव में सूर्य मेष लग्न का सूर्य क्या फल देगा। जिस किसी की भी जातक के कुंडली में सूर्य मेष लग्न में बैठा हुआ है वो इस वीडियो से अपने सूर्य का फलाफल निकाल सकता है, वो समझ सकता है कि ये फल है। इसी तरह मंगल के अगर सब लॉर्ड में है, केतु के नक्षत्र में सूर्य केतु के नक्षत्र में होते हुए अगर मंगल के सब में है तो वही स्थिति है। मंगल अष्टम में अगर है तो अच्छा फल नहीं देगा। भले ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नियम के अनुसार, जनरल नियम के अनुसार यहाँ मंगल स्वग्रही बन जाता है, लेकिन अष्टमेश से कनेक्शन अच्छा नहीं है। धन संबंधी मामलों में
कमी का इंडिकेशन देता है। राहु के अगर सब में है केतु के नक्षत्र में होते हुए तो भी धन संबंधी मामले में अच्छा फल नहीं करेगा। वही शेयर सट्टा के बाजार में वो गलत जगह पैसा लगा देगा, गलत डिसीजन ले लेगा, जिसका कि उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति को फॉलो करते हुए बोल रहा हूं तो एक चीज और बताता चलूं मैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जन्मकालीन ये सूर्य, क्योंकि सूर्य का विश्लेषण हो रहा है प्रथम भाव में होते हुए, यही सूर्य अगर किसी भाव का पस्पल सबलॉर्ड बन रहा है तो उस भाव से संबंधी अच्छा फल जातक को जरूर मिलेगा अपने यहाँ के कनेक्शन के अनुसार। हालांकि ये बड़ा वाइड वीडियो बन जाएगा, बताना असंभव हो जाएगा और मैं बोलता चला जाऊंगा, समझ में भी नहीं आएगा। मैंने एक इंडिकेशन दे दिया, जो ज्योतिष के छात्र समझते हैं ज्योतिष को उनके लिए काफी है इतना कि अगर सूर्य किसी भी भाव का सबलॉर्ड बनता है, इंडिकेशन दे देता हूं। मान लीजिए सूर्य यहाँ केतु के नक्षत्र में, केतु द्वितीय भाव से संपर्क बना रहा है और सूर्य एकादश भाव का कस्पल सबलॉर्ड है, या सूर्य द्वितीय भाव का कस्पल सबलॉर्ड है, तो द्वितीय से और एकादश से बड़ा अच्छा संपर्क बन गया उसका। और ये दोनों भाव ही कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार धन संबंधी मामलों में, सफलता संबंधी मामलों में अच्छा फल करते हैं। ये समझना है आपने स्टेप दर स्टेप। जैसे अभी बोल दिया, अब जरूरी नहीं है कि मैं तीसरे भाव में केतु बैठा कर फिर यही बात रिपीट करूं, लेकिन आपने समझना है इस चीज को। राहु के बाद बृहस्पति के सब में अगर है केतु के नक्षत्र में होते हुए, और बृहस्पति अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाता है, दसम भाव में बैठ जाता है, तो ये अच्छा है जातक के लिए। धन संबंधी मामलों के लिए बृहस्पति अगर एकादश में बैठ जाता है तो धन संबंधी मामलों में अच्छा है। मैं एक सीधी सी बात बता दूं आपको, केतु के नक्षत्र में यहाँ सूर्य होते हुए, यहाँ किसी के भी सब लॉर्ड में अगर सूर्य आ रहा है, केतु के नक्षत्र में होते हुए किसी के भी सब लॉर्ड में आ रहा है, अगर वो सब लॉर्ड का मालिक यहाँ द्वादश में बैठ रहा है तो धन का व्यय कर देगा, यानी कि पैसे का नुकसान होगा, जमा हुआ धन टूटेगा। और ऐसा होगा दशांतर दशा में। शनि के सब लॉर्ड में अगर है तो शनि अगर द्वादश में नहीं है तो फिर अच्छी बात है, और बुध के अगर सब लॉर्ड में है, अगर एकादश से संपर्क अगर बना लेता है तो धन संबंधी मामले के लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। केतु अगर तीसरे भाव में, सूर्य प्रथम भाव में होते हुए केतु के नक्षत्र में है और केतु तृतीय भाव में अगर विचरण कर रहा है तो ये संबंध बनता है 1-3-5 का। पंचम भाव से संबंधित, यानी पंचमेश का यहाँ एकादश से संपर्क बन जाना 1-3-5, तो ये पंचमेश के लिए यानी संतान के लिए आपकी अच्छा है, यानी कि पंचम भाव का एकादश भाव है। अब जातक के ऊपर मैं आता हूं। जातक को इसकी दशा अंतर्दशा में योगा योग के माध्यम से सफलता मिलेगी। अगर केतु का सब लॉर्ड किसी भी तरीके से अगर एकादश से संपर्क बनाता है तो, अब मैं यहाँ पर फलादेश को थोड़ा सा शॉर्ट करता चलूंगा, क्योंकि केतु के नक्षत्र में होते हुए बाकी सब लॉर्ड में होने का, यानी बाकी के सब लॉर्ड्स में होने का क्या फलाफल होगा, एक एक करके मैं यहाँ नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि इस तरह से ये एक ही वीडियो 20 घंटे का बन जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि ये केतु के नक्षत्र में होते हुए अपने सब लॉर्ड्स के द्वारा इसके फलाफल को भी प्रभावित करेगा। यहाँ सीधे तरीके से समझते चलिए। सूर्य केतु के नक्षत्र में है तो पंचमेश का तृतीय भाव से सीधे तौर पे संपर्क बन रहा है। तो पंचमेश का तृतीय से संपर्क मतलब यहाँ से एक्टिंग भी देखते हैं, यहाँ से कलाकारी भी देखते हैं। ये चेष्टाओं का घर है, यानी कि जातक के अंदर जो काम करने की चेष्टा, जो इच्छा होती है, डिजायर जो होती है, वो इसका घर है। तो यहाँ जातक का, और ये योगा योग का घर भी है, तो जातक इस मामले में जो एक्टिंग, कलाकारी, इन सब मामलों में, और तीसरा भाव चूंकि कम्युनिकेशन का भाव है, यानी कि आप समझ लीजिए कोई सीरियल एयर हो रहा है, कोई न्यूज एयर हो रही है, समझ रहे हैं इस चीज को कि स्प्रेड होना, फैलना इस चीज का,
तो सूर्य का ये कनेक्शन पंचमेश का लग्न में होते हुए यानी जातक से संपर्क बन रहा है और उसका तीसरे भाव में उसके नक्षत्र का बैठ जाना, जिसके नक्षत्र में सूर्य है। अब आप सब लॉर्ड की स्थिति को पकड़ लीजिए। अगर सब लॉर्ड किसी भी तरीके से एकादश से संपर्क बनाता है, कोई भी सब लॉर्ड केतु के नक्षत्र में होते हुए शुक्र से लेकर बुध तक का कोई भी सब लॉर्ड एकादश से संपर्क अगर बनाता है तो जातक को इस मामले में सफलता मिलेगी। कम्युनिकेशन के मामले में जातक अच्छा सफल रहेगा। हाँ, वो मंगल के सब में होना, बुध के सब में होना, षष्ठेश अष्टमेश का संपर्क आना, ये सब चीजें होती रहेंगी। ये थोड़ा बहुत जैसे कि किसी के भी सब में है, वो अष्टम में है या द्वादश में है, तो फिर थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ा जाएगी। लेकिन द्वादश में होना भी विदेश से योगा योग का संपर्क बन जाता है। यहाँ प्लस पॉइंट है एक द्वादश से योग होने का। अगर द्वादश से योग बनाता है तो विदेशी योगा योग का संबंध भी बन जाता है। एक चीज यहाँ जो पहले मैं बता चुका हूं, फिर रिपीट करता हूं, सूर्य अगर एकादश भाव का सब लॉर्ड बनता है तो ये अच्छी स्थिति रहेगी। हमेशा केतु किसी भी भाव में बैठता है और सूर्य एकादश का, द्वितीय का, दशम का अगर सब लॉर्ड बनता है तो, चतुर्थ भाव का सब लॉर्ड अगर बनता है तो, यहाँ ये स्थिति बनते हुए अगर सूर्य चतुर्थ भाव का सब लॉर्ड बनता है और सूर्य जिसके सब लॉर्ड में है वो अगर द्वादश में बैठ रहा है तो ये विदेश भ्रमण का योग बन जाता है या विदेश से संबंध एक बनता है, विदेश जाने का योग भी बन सकता है। हाँ, लेकिन नवम का संबंध यहाँ होना चाहिए। अब नवम का संबंध कैसे बनेगा? बृहस्पति की दृष्टि हो सकती है, सूर्य नवम भाव का कस्पल सब लॉर्ड हो सकता है, यानी सूर्य यहाँ नवम का अगर कस्पल सब लॉर्ड होगा 3-9 और इसका सब लॉर्ड अगर द्वादश में बैठा होगा तो कंप्लीट हो गया आपका 3-9-12 का कॉम्बिनेशन इसी तरह बनते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सारे कॉम्बिनेशन को तोड़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप इशारों को समझिए, मैं सिर्फ नक्षत्र की स्थिति के अनुसार आपको इंडिकेशन देता चलूंगा, आप अपने फलादेश को समझ जाएंगे। इसी तरह केतु अगर चतुर्थ भाव में है तो ये स्थिति जातक के लिए पंचम भाव से संबंधित फल के लिए बहुत बेहतरीन नहीं कही जाएगी, क्योंकि ये सूर्य अपने से द्वादश भाव से संबंध बना रहा है। लेकिन ये चतुर्थ भाव में बैठना मकान संबंधी मामले के लिए अच्छा है, यानी कि पंचम भाव के फल के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव में चूंकि केतु का संपर्क बन रहा है तो जातक मकान संबंधी काम में हाथ डाल सकता है। इसकी दशा अंतरदशा में वो रिनोवेशन कर सकता है अगर केतु शुक्र के सब में है तो। अगर सूर्य अपने ही सब लॉर्ड में है केतु के नक्षत्र में होते हुए यहाँ पर, तो फिर पंचम की स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो जाती है और 154 का संबंध तो बना ही हुआ है। अब यहाँ एक प्लस पॉइंट और है, अगर सूर्य केतु के नक्षत्र में होते हुए अपने ही सब लॉर्ड में यानी सूर्य के सब लॉर्ड में है और सूर्य यहाँ किसी भी तरीके से अगर यहाँ सब लॉर्ड बन जाता है इस भाव का, यहाँ एक चीज समझ लीजिए, सूर्य यहाँ का स्टार लॉर्ड भी बनेगा। एक चरण सूर्य का यहाँ आपको मिलेगा सिंह राशि में। केतु यहाँ पंचम भाव में अगर है तो सूर्य पंचमेश केतु के नक्षत्र में और केतु यहाँ पंचम भाव में बैठ गया है, तो प्रथम का पंचम भाव से बहुत अच्छा जबरदस्त कनेक्शन यहाँ भी बन रहा है। जातक खूबसूरत होगा, लेकिन क्योंकि केतु के नक्षत्र में वो जब तक होगा जातक की खूबसूरती में दाग जरूर देकर जाएगा। ये एक जनरल चीज को समझिए, ये होगा। अब ये अपने यहां भी बैठकर अपने सब लॉर्ड के अनुसार स्थितियों में परिवर्तन लाएगा। अगर केतु यहां बैठा है और शुक्र के सब लॉर्ड में सूर्य है तो द्वितीय और सप्तम का संबंध बनता है, और शुक्र अगर अच्छी जगह पे बैठ गया है तो फिर ये शेयर मार्केट, सट्टा, इन सब चीजों में जातक इंटरेस्टेड भी होगा और फायदा भी उठाएगा। जातक ज्वेलरी का काम भी कर सकता है, इमिटेशन का काम भी कर सकता है, इन सब चीजों में जातक को फायदा होगा। यही केतु अगर छठे भाव में अगर है तो यहाँ का अगर
केतु की स्थिति अगर बनती है, सूर्य प्रथम भाव में और केतु यहां बैठा हुआ है किसी की कुंडली में, तो 1, 5, 6 का कॉम्बिनेशन यहां बनता है। जातक की हेल्थ के लिए ये सिचुएशन थोड़ी सी माइनस स्थिति बनाती है। जातक की हेल्थ के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। एक ही मामले में ये हेल्थ से रिलेटेड अच्छा फल उसको मिलेगा अगर बृहस्पति की दृष्टि इस केतु पे या सूर्य पे किसी तरह से किसी भी जगह से अगर किसी की कुंडली में अगर पड़ रही है तो। क्योंकि मैं यहाँ बिखरा के इतना नहीं बता सकता, क्योंकि सारे ग्रहों की अगर मैं दृष्टियां भी यहाँ इंक्लूड करूंगा तो फिर वही बात दोहराऊंगा, बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा जो कि बोर करेगा आपको, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि किसी ने तो अपनी कुंडली की कंडीशन का एक पॉइंट देखना है, ओ ठीक है ये हो गया। तो मैं समझाने के लिए, सिखाने के लिए इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। केतु यहां बैठा है और अपने सबलॉर्ड्स के अनुसार यहां भी फिर अपने फलाफल को रोटेट करेगा। अगर शुक्र के सबलॉर्ड में है तो फिर नौकरी का योग यहां बनता है। अगर द्वादश में है तो यहां उच्च होते हुए भी धन का व्यय करवा देगा वो। यही केतु अब सूर्य केतु के नक्षत्र में है और केतु सप्तम भाव में है। केतु सप्तम भाव में है। अब सूर्य यहां केतु के नक्षत्र में तो है, लेकिन यहां सूर्य के साथ राहु का ग्रहण योग भी बन गया है, जो सूर्य के फल को खराब करता है। पंचम भाव से संबंधित फलों में खराबी आ जाएगी, थोड़ी माइनस पॉइंट हो जाएगा। क्या हो सकता है? संतान संबंधी मामले में सफलता मिलने के योग में कमी आ सकती है। अगर ग्रह की, दूसरे ग्रहों की स्थितियां अगर कुंडली में अच्छी नहीं बन रही है, तो बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो संतान संबंधी समस्या हो सकती है। ऐसे जातक को केतु के नक्षत्र में या होते हुए भी ऐसे जातक को जुआ सट्टा में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, वो लॉस कर देगा। प्रेम संबंधी मामलों में एक बात तो समझ लीजिए, सूर्य जब तक केतु के नक्षत्र में है, यहाँ प्रथम भाव से संपर्क बना रहा है और सूर्य पंचमेश है, यहाँ से प्रेम रोमांस की बात हम करते हैं, तो जातक प्रेम संबंधी मामलों में तो अपने हाथ पैर मारेगा ही। यानी जातक के एकाधिक प्रेम संपर्क जीवन में हो सकते हैं। सफलता असफलता वो विभिन्न परिस्थितियों पे निर्भर करती है। हो सकता है प्रेम 10 से करने की कोशिश कर रहा, मिली एक ना, ये स्थिति भी बन सकती है। लेकिन जातक प्रेम पीड़ित हो सकता है। होते हैं ना, हमारे आसपास होते हैं कई ऐसे। पहले होता था, आज से 10 साल पहले जब एसटीडी बूथ चलते थे, तो मैंने कई उम्रदार लोगों को भी देखा है, वो सिर्फ फोन इसलिए करने जाते थे कि वहां की बालिका को देख सके। तो ये प्रेम पीड़ित कहलाते हैं। तो ये पीड़ा यहाँ हो सकती है। केतु सप्तम में है, सूर्य का यहाँ सप्तम से संबंध बन रहा है, ये पंचमेश है, तो जातक का इस सूर्य की दशा अंतर्दशा अगर पड़ती है जातक के विवाह के समय, तो जातक का प्रेम विवाह हो सकता है। आप देख सकते हैं किसी की कुंडली में अगर ये स्थिति है तो उसका प्रेम विवाह हुआ होगा। अष्टम भाव में है, सूर्य प्रथम भाव में और केतु अगर अष्टम भाव में है, तो ये स्थिति जातक की शिक्षा के लिए अवरोध उत्पन्न करती है। जातक शिक्षा के मामले में जातक को अवरोध महसूस होगा, ऑब्स्टेकल होगा। जातक को संतान संबंधी मामलों में ऑब्स्टेकल मिलेगा, बाधा मिलेगी। जातक के गुप्त प्रेम संबंध हो सकते हैं जिसे वो सारी दुनिया से छुपा के रखता है। ये अष्टम में केतु होने की वजह से, यानी सूर्य केतु के नक्षत्र में अगर है और केतु अगर अष्टम में बैठा है, तो ये फलाफल इंडिकेशन करता है। अब यहाँ अष्टम में होते हुए अब इसके बदलते सब लॉर्ड्स के अनुसार जो वेरिएशन होगा, आप शुरू में जिस तरीके का वेरिएशन मैंने बताया है ठीक वैसा ही होगा। अष्टम में बैठा है, अगर शुक्र के सब लॉर्ड में है तो शुक्र यहाँ द्वितीयेश है, सप्तमेश है। शुक्र अगर यहाँ बैठ जाता है या यहाँ बैठ जाता है तो
सूर्य की दशा अंतर्दशा में जातक को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं। केतु अष्टम में शुक्र का सबलॉर्ड अगर मिलता है, या केतु अष्टम में शनि का सबलॉर्ड अगर मिलता है, यानी सूर्य केतु के नक्षत्र में और शनि के सबलॉर्ड में अगर है, और शनि यहाँ या यहाँ बैठा हुआ है अगर किसी की कुंडली में, तो उस जातक को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी। उसको पुरानी कोई जमा की हुई संपत्ति भी मिल सकती है, यानी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर वो जातक करता है तो वहां भी उसको फायदा मिलेगा। उसने कहीं मैच्योरिटी की है, LIC की हुई है, इंश्योरेंस किया हुआ है, तो वो पैसा उसको मिलेगा। यहां केतु अगर नवम भाव में है तो 159 का यहाँ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, जो किसी भी कुंडली के लिए अच्छा है। लेकिन ये 159 का कॉम्बिनेशन जातक की कर्म च्युति का कारण बन सकता है। यानी सूर्य की इस कॉम्बिनेशन में केतु अगर नवम भाव में बैठा है, सूर्य पंचमेश्वर यहाँ बैठा हुआ है, तो धन संबंधी मामलों में जातक की स्थिति टाइट हो जाएगी। लेकिन जातक स्पिरिचुअल मामले में, धार्मिक मामलों में, धार्मिक स्थलों में घूमना, ये जातक के लिए अच्छा है। यहां शुक्र के सबलॉर्ड में अगर केतु यहां नवम में बैठते हुए अगर सूर्य शुक्र के सबलॉर्ड में अगर है और शुक्र किसी भी तरीके से अगर द्वादश भाव में बैठ गया है, तो जातक का विदेश सफर तय मानिए। जातक विदेश जाएगा। अब वहां तृतीय का संबंध भी, घर से बाहर निकलना भी, वो भी फिर कहीं ना कहीं से देखना होगा हमें कुंडली में। ऐसा युग हो सकता है कि सूर्य यहाँ का सबलॉर्ड बन जाए तो तृतीय का संबंध भी आपको यहाँ मिल जाता है। ये गहराई से देखने वाली बात है। केतु, सूर्य केतु के नक्षत्र में और केतु दसम भाव में है। ऐसा जातक किसी की नहीं सुनता। ऐसा जातक अपने निर्णय खुद लेता है, समाज में उसको मान सम्मान उपलब्ध होता है, और ऐसा जातक किसी के अधीन काम नहीं करना चाहता। वो स्वतंत्र काम करना चाहता है और किसी के दबाव में नहीं आता जल्दी। शुक्र से संबंध बनना धन संबंधी मामलों के लिए अच्छा है। सूर्य शनि के अगर सबलॉर्ड में है तो धन संबंधी मामलों के लिए अच्छा है। नौकरी कर्म में उसको अच्छा फल मिलता है। यही केतु एकादश भाव में अगर बैठा है, 1, 5, 11 का संबंध जातक के लिए अच्छा होता है। लेकिन राहु का यहाँ बैठना संतान संबंधी मामले में थोड़ी समस्या कर सकता है। लेकिन क्योंकि पंचमेश जिसके नक्षत्र में है वो केतु खुद एकादश में बैठा है, तो संतान होती भी है। यहाँ आपको पंचमेश के बल पे ध्यान देना है, और पुत्र का कारक या संतान का कारक जो ग्रह है उस पे ध्यान देना है, बृहस्पति पे। अगर बृहस्पति की दृष्टि अगर पड़ती है इन तीनों में से किसी पे भी, तो ये बुरे फल में कमी आ जाती है। उसके बाद केतु के नक्षत्र में होते हुए अपने सबलॉर्ड्स के द्वारा जो फलाफल करेगा, आप पिछले फलाफल को एक बार फिर रिपीट देखिए, आपको इसका फलाफल समझ में आ जाएगा। सीधी सी बात जो यहाँ ये है कि सूर्य का केतु के नक्षत्र में होना और केतु का एकादश में होना जातक को अच्छी सफलता दिलाएगा। शेयर मार्केट में, प्रेम संबंधी मामलों में, सट्टा बाजार में, इन सब मामलों में जातक को अच्छी सफलता मिलेगी। केतु द्वादश भाव में अगर है तो ये व्ययकारी स्थिति बन जाती है। ये स्थिति केतु का द्वादश भाव में होना और राहु का छठे भाव में होना, सूर्य का केतु के नक्षत्र में होते हुए केतु का द्वादश भाव में होना, ये स्थिति जातक के लिए बहुत अच्छी नहीं कहलाती। धन संबंधी मामलों के लिए भी अच्छी नहीं है। जातक एकांत प्रिय होता है। प्रेम संबंधी मामलों में भी जातक को सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिल सकती है, आपको थोड़ा सा डीप देखना होगा। सूर्य
और केतु किसी भी तरीके से अगर एकादश भाव का पस्पल सबलॉर्ड अगर बनते हैं तो पंचमेश से संबंधित कुछ फायदा, कुछ सफलता वहां जातक को जरूर मिलेगी। ये वीडियो मेरा थोड़ा ट्रेडिशन से हटके है, बहुतों को शायद समझ में ना आए। ये जनरल कैटेगराइजेशन नहीं है, जनरल नहीं बोला मैंने। हो सकता है इस तरीके से किसी ने बोला ना हो, इस तरीके से लिखी हुई किताब भी जल्दी अभी तक बाजार में उपलब्ध नहीं है। मुझे नहीं लगता इतना लंबा विश्लेषण आपको कहीं वीडियो में मिला होगा या मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा कठिन है इस तरीके से नक्षत्र माने ग्रह के नक्षत्र की प्लेसमेंट को देखते हुए इसका विश्लेषण करना। और ये आपके लिए फायदेमंद है, ज्योतिष के नए छात्रों के लिए फायदेमंद है। आपको अपने ग्रह की प्रथम भाव में सूर्य की स्थिति के अनुसार आप ये फलाफल, इस सूर्य और केतु का नक्षत्र, आप इस फलाफल को समझ सकते हैं। एक चीज और बताता चलो, सूर्य केतु के नक्षत्र में होना जातक सात्विक नेचर का भी होता है, और सूर्य केतु के नक्षत्र में भी होते हुए 10 डिग्री को जब क्रॉस कर जाएगा तो उसमें भी कुछ फलाफल में हेरफेर आ जाएगा, लेकिन वो फिर थोड़ा सा रहने दीजिए कंसल्टेंसी के लिए भी। तो ये सूर्य और केतु का नक्षत्र का फलाफल था आपके सामने। मैं आशा करता हूं कि आपके काम आएगा, अपनी कुंडली को समझने में काम आएगा, नए छात्रों को फलादेश पकड़ने में। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।